नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में आपका फिर से स्वागत और अभिनंदन। शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। देखिए साथियों, ये सभी प्रश्न जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो पीसीएस का हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे सीजीएल का हो, चाहे एसएससी, चाहे बैंकिंग का हो, तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। देखिए, सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि उद्घाटन अधिवेशन कब हुआ था। तो उद्घाटन अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर को। कब हुआ था? 9 दिसंबर को। और 9 दिसंबर के दिन अध्यक्षता किसने की थी? तो 9 दिसंबर के दिन की थी, 9 दिसंबर 1946 के दिन। 9 दिसंबर 1946 के दिन तो इस अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। फिर इसके 2 दिन बाद में, यानी कि 11 दिसंबर 1946 को पुनः इसकी दोबारा बैठक हुई और उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो प्रथम या उद्घाटन अधिवेशन की बात करेंगे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही आएंगे। अगला देखिए साथियों, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, संविधान निर्मात्री सभा की बोले, चाहे संविधान सभा की बोले, चाहे संविधान निर्माण सभा की बोले, या संविधान तैयार करने वाली सभा के लिए बोले, सबके लिए अध्यक्ष कौन? अगर प्रथम अस्थायी पूछे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो, BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और जवाहरलाल नेहरू उद्देशिका, जिन्होंने उद्देशिका प्रस्ताव रखा था, और अय्यर ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। अगला देखिए, अगला प्रश्न साथियों, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। देखिए, अंतिम बैठक हुई थी भारतीय संविधान सभा की, वो हुई थी 24 जनवरी 1950 के दिन। इस दिन सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए संविधान पर, और फिर 26 जनवरी 1950 के दिन से संविधान पूर्णतः पूरे देश में लागू हो गया, और उस दिन से हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। देखो, 26 नवंबर को तो संविधान अंगीकृत हुआ था, अधिनियमित हुआ था, आत्मार्पित हुआ था, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। और हर 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। और इसके साथ ही पहला संविधान दिवस कब मनाया गया था साथियों? तो ये मनाया गया था 2015 में। कब मनाया गया था? 2015 के अंतर्गत पहला संविधान दिवस मनाया गया था। अगला देखिए, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? देखिए साथियों, कुल अधिवेशन हुए थे इसके 12, और जो 11वां अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 26 नवंबर 1949 के दिन। कब हुआ था? 26 नवंबर 1950 के दिन हुआ था 11वां अधिवेशन। 12वां अधिवेशन कब हुआ? तो 12वां अधिवेशन हुआ था, अभी आया था साथियों, कि 24 जनवरी 1950 के दिन। कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 के दिन हुआ था। तो इसमें कुल 12 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था, किसने तैयार किया था? तो भारतीय संविधान का जो प्रारूप तैयार किया था वो BN राव ने किया था। किसने किया था? BN राव ने। BR अम्बेडकर इसके प्रारूप जो समिति बनाई गई थी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने, लेकिन प्रारूप किसने तैयार किया था? BN राव ने। और BN राव को भारतीय संविधान का सलाहकार भी कहा जाता है, और BR अम्बेडकर को भारतीय संविधान निर्माता कहा जाता है, या भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। अगला देखिए, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? देखियो, अपनाया गया, अपनाए जाने की बात कह रहे हैं, तो अपनाने का अर्थ होता है अधिकृत, वो अधिनियमित। अधिनियमित कब हुआ था? तो ये हुआ था 26 नवंबर 1949 के दिन। अगला देखिए साथियों, 26 जनवरी 1950 के दिन से तो ये लागू हुआ था, लेकिन अपनाया कब गया था? 26 नवंबर 1949 के दिन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891, 14 अप्रैल
14 अप्रैल 1891 और उनकी मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956 के दिन। अगला देखिए साथियों, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? देखिए कुल कितनी महिला सदस्य थी, तो भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी। कितनी थी? 15 महिला सदस्य थी। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? देखिए साथियों, ये जो शब्द है पांडुलेखन, पांडुलेखन को ही बोलते हैं प्रारूप समिति। क्या बोलते हैं? प्रारूप समिति। और इसी को ही बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, इसको भी ड्राफ्टिंग कमेटी भी इसको बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि पांडुलेखन समिति का सदस्य तो मोहम्मद शाहदुल्ला थे, के.एम. मुंशी थे और अय्यर थे, अल्लादी कृष्णा अय्यर, और ये जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे साथियों। इसके 7 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगला देखिए, संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया। देखिए प्रारूप समिति का गठन कब किया था, तो इसके अंतर्गत आ जाएगा 29 अगस्त 1947 के दिन प्रारूप समिति का गठन किया था। देखिए 13 दिसंबर 1946 को क्या उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था? क्या रखा गया था? उद्देश्य प्रस्ताव। और ये 22 जनवरी 1947 के दिन उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया था। यहाँ तो रखा गया था और यहाँ पारित हो गया था। इस प्रकार से हम बता सकते हैं साथियों। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है साथियों, और इसकी मदद से आप कई प्रश्नों को हल कर सकते हो। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, तो उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? यूएस के संविधान से, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कनाडा से क्या लिया गया है? संघात्मक व्यवस्था ली गई। ब्रिटेन से क्या लिया गया? संसदात्मक प्रणाली ली गई। और फ्रांस से क्या लिया गया है? फ्रांस से समानता, संप्रभुता और बंधुता, इस प्रकार से स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये विचार लिया गया था। देखिए उद्देशिका क्या है? भारतीय संविधान का एक दर्शन है, यानी कि भारतीय संविधान में क्या क्या सम्मिलित है। यहाँ न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है, बंधुत्व है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय है। इस प्रकार से ये उद्देशिका है, और उद्देशिका संविधान का पूरा एक दर्पण है। तो साथियों अगला प्रश्न देखिए, इस प्रकार हम उद्देशिका को समझ सकते हैं। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की कल्पना को प्राप्त किया गया है। तो देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों। इसमें अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से और ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, स्विट्जरलैंड के संविधान से, तो इसमें आ जाएगा ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से लिया गया है। किससे लिया गया है? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से लिया गया है। अगला है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव, सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। ये कहाँ का है? तो देखिए साथियों, इसमें ऑप्शन है आयरिश गणतंत्र, कनाडा, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें आ जाएगा आयरिश गणतंत्र से ये लिया गया है। किससे लिया गया है? आयरिश गणतंत्र से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई थी। यूएसए से क्या लिया गया? न्यायपालिका की व्यवस्था, राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और मौलिक अधिकार, इस प्रकार से लिए गए थे। कनाडा से क्या लिया गया था? संघात्मक व्यवस्था ली गई थी। अगला देखिए साथियों, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से हमें मिलाना है। तो इसमें संविधान के लक्षण और किस देश से लिए गए हैं। अब देखिए मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो आपको पता है यूएसए से, तो 2 नंबर आ जाएगा। फिर इसके बाद में शासन की संसदीय प्रणाली कहाँ ली गई? यूके से, यानी 1 नंबर आ जाएगा। आपातकाल कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से, 4 नंबर आ जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से, यानी कि 2 1 4 3 क्या आ जाएगा साथियों? 2 1 4 3। देखिए जो आपातकाल की व्यवस्था है, आपातकाल 3 प्रकार के आपातकाल कौन कौन से हैं? 352, 360 और 356। जो 352 है उसके अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, 356 में राष्ट्रपति शासन लगता है और 360 में वित्तीय आपात लगता है, जो कि अब तक एक भी बार भारत में
नहीं लगा है। तो साथियों इसमें क्या था ऑप्शन में इसमें था कि, एक मिनट वापस देख लेते हैं क्या क्या था। हाँ, इसमें था 2 1 फिर 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3, यानी कि सी आंसर हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका। फिर अगला देखिए, इसमें भी मिलाना है, हमें मिलाना है संवैधानिक प्रावधान और स्रोत, विधि का शासन और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। देखिए दोनों में बहुत अंतर है। तो विधि का जो शासन है ये कहाँ से लिया गया है? विधि का शासन इंग्लैंड से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई? जापान से। और राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक यानी अनुच्छेद 200 की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है कनाडा से। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची ये कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। तो साथियों क्या आ जाएगा इसमें? ऑप्शन में आ जाएगा 2 3, फिर इसके बाद में क्या आ रहा है? 4 और फिर 1। 2 3 4 1। देखिए साथियों 2 3 4 1 इसमें है, 2 3 4 1 इसमें भी क्या आ जाएगा? सी आंसर आ जाएगा। सॉरी 2 3 4 1, सॉरी डी आएगा, डी आएगा, सॉरी क्या आएगा? डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? देखिए सही सुमेलित नहीं है तो इसका मतलब देखिए भाग 9 में पंचायतें बिल्कुल सही है, भाग 9 क में नगर पालिकाएँ बिल्कुल सही है, और भाग 9 ख में सहकारी समितियाँ बिल्कुल सही है, और भाग 10 में साथियों SC ST के शासन से प्रशासन से संबंधित अधिनियम आते हैं, और अधिकरण आता है भाग 14 में। किस में आता है? भाग 14 के अंतर्गत आता है अधिकरण। तो ये असुमेलित हो जाएगा डी। अगला है, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है। ये प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो देखिए साथियों ये जो है ये राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के अंतर्गत आता है। किस में आता है? विधायी शक्तियों में, और यह आएगा अनुच्छेद 117। देखिए अनुच्छेद 117 में इस प्रकार की बात कही गई है कि अगर कोई भी विधेयक जो राष्ट्रपति के अनुमति के बिना कर लगाता है तो वो विधायिका में नहीं रखा जाएगा। अब देखिए साथियों इसके अंतर्गत आया है 266 में आएगा आकस्मिक निधि। क्या आएगा इसमें? आकस्मिक निधि आएगा। और 267 में क्या आएगा? सिंचित निधि आएगा। इस प्रकार से 262 में क्या आएगा? नदी जल विवाद आएगा। और 263 में आएगा अंतर्राज्यीय परिषद। इस प्रकार से साथियों इसके साथ जो भी एक्स्ट्रा नॉलेज है या जो भी एक्स्ट्रा बातें हैं जो उनसे इर्द गिर्द घूमती है तो मैं उन पे भी चर्चा करता रहूँगा। तो साथियों अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और अगला प्रश्न देखिए साथियों, सुमेलित है। विधानतः नए राज्यों को शामिल करना, समता का अधिकार, गिरफ्तारी के विरुद्ध। देखिए जो नए राज्यों को शामिल करना है वो आता है अनुच्छेद 2 के अंतर्गत। किस में आता है? अनुच्छेद 2 में। तो इसका आ जाएगा 2। फिर समता का अधिकार यानी कि समानता का अधिकार किस में आता है? तो देखिए ये 14 है। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समानता आएगी। किसके समक्ष? विधि के समक्ष। अनुच्छेद 15 किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग और या रंग के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हो। फिर आगे देखिए इसमें फिर गिरफ्तारी के विरुद्ध, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ये आ जाएगा अनुच्छेद 22 में। किस में आ जाएगा? अनुच्छेद 22 में। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देना, यह आ जाएगा 111 में। 110 में साथियों धन विधेयक है। क्या है? धन विधेयक की परिभाषा है, आप ये ध्यान रखिए। अब देखिए इसमें मिला लीजिए साथियों, क्या आ जाएगा? 2, फिर उसके बाद में आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा इसके बाद में 4, और फिर आ जाएगा लास्ट में 3। तो ये किस में आ रहा है? 2 1 4 3 बी में आ रहा है। किस में आ रहा है? बी। तो बी आंसर हो जाएगा साथियों। अगला देखिए,
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिले। देखिए साथियों, ये जो मिलान वाले हैं ये अधिकतर प्रश्न इसलिए लेके आता हूँ ताकि इससे क्या है कि आपके एक प्रश्न के साथ में 4 अन्य प्रश्न और तैयार हो जाए। तो देखिए पहले अनुच्छेद है, फिर इसके बाद में सूची है। तो हमें देखिए साथियों, जो हमें पहले अच्छे आ रहा सबसे पहले उसको मिलाना है। मान लीजिए कि मुझे 324 आ रहा है, क्या आ रहा है 324, और मुझे पता है कि 324 किस में है, निर्वाचन में है। तो यानी कि क्या आ जाएगा, यानी बी में 1 आ रहा है। फिर इसके बाद में मान लीजिए कि मुझे आ रहा है 330, क्या आ रहा है 330। 330 में मुझे पता है कि लोकसभा में SC ST अनुसूचित जाति जनजाति सदस्यों का आरक्षण है। तो फिर मुझे पता चल गया भाई सी में 4 आ रहा है। तो पहले ये दोनों देख लीजिए, फिर इसके बाद में पहले इसको मिला ही लेते सारे। फिर 320 में आ जाएगा लोक सेवा आयोग के कार्य, और 323 में आ जाएगा प्रशासनिक अधिकरण। अभी आया था ना अधिकरण भाग 14 के अंतर्गत, इसमें क्या आ जाएगा, प्रशासनिक अधिकरण आ जाएगा 323 एक के अंतर्गत। तो साथियों अब देखिए इसको हम तो मिला लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए। सबसे पहले लिख लीजिए, ए में आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 4, और फिर आ जाएगा 3, इस प्रकार से। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3, इसमें भी क्या आंसर आ जाएगा, सी आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा। अगला देखिए साथियों, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। इसके अंतर्गत ये अनुच्छेद के लिए और भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज चल रही है साथियों। तो इसके अंतर्गत आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप इस क्लास के माध्यम से आपका जो प्रश्न करने का तरीका है और आपका प्रश्न करने का जो माइंड सेटअप है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपको प्रश्न किस प्रकार से हल करने हैं ये भी हम इस प्रकार इसमें बताएंगे। तो संवैधानिक संशोधन, देखो संवैधानिक संशोधन 368 में आता है। तो पहले ही यहाँ लिख दीजिए कि किस में, इसमें आ जाएगा 4। फिर इसके बाद में वित्त आयोग आता है 280 में साथियों, तो इसमें आ जाएगा 3। फिर वित्तीय आपातकाल 360 में, फिर आ जाएगा 1। अखिल भारतीय सेवाएं किस में है, 312 में है। किस में है साथियों, 312 में, तो 2 आ जाएगा। इस प्रकार से देखिए अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन करने का अधिकार किसको है, राज्यसभा को है। अनुच्छेद 312 कहता है कि अखिल भारतीय सेवाएं राज्यसभा द्वारा सर्जित की जाएगी। तो इसमें आ जाएगा 4 3 1 2, 4 3 1 2 साथियों, 4 3 1 2, यानी बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए साथियों, अगला है शिक्षा, जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया है, तो कौन से संविधान संशोधन के तहत किया है। तो साथियों इसमें किया है 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इसके अंतर्गत जो शिक्षा है पहले राज्य सूची में आता था, फिर उसको समवर्ती सूची में ले लिया गया है। देखिए भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत इतने संविधान संशोधन किए गए थे और इतने प्रावधानों को जोड़ा गया था, हटाया गया था। तो इसलिए इसी कारण उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, और इंदिरा गांधी की सरकार ने 1976 के अंतर्गत 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के अंतर्गत इतने परिवर्तन किए, राष्ट्रपति को सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया, और इस प्रकार से कहीं और भी प्रावधान थे, तो इसलिए इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। फिर एक 44वां संविधान संशोधन आया था 1978 में, और इसके अंतर्गत एक तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से अनुच्छेद 31 को डिलीट करके 300 क बना दिया गया। क्या बना दिया गया, 300 क बना दिया गया। और फिर इसके अंतर्गत एक और आया था, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति अपने जो सलाह है उस एक किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, अर्थात राष्ट्रपति पहली बार सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। इस प्रावधान को वापस जोड़ा गया था। फिर अगला देखिए साथियों प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालयों का प्रावधान है। देखिए
केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पूछ रहा है, यानी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो हाई कोर्ट का प्रावधान है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो ये आएगा साथियों अनुच्छेद 241 में। किस में आएगा साथियों? 241 में। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो प्रावधान है 239 से स्टार्ट होते हैं साथियों, और इसके अंतर्गत देखिए 241 इसका आंसर होगा। अब देखिए मान लीजिए अगर राज्यों के लिए होगा तो क्या हो जाएगा? 214 हो जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो कितना हो जाएगा साथियों? 124 हो जाएगा। एक चीज़ इसमें कॉमन है साथियों, मैं आपको बता देता हूँ, संख्या सब में कॉमन है। इसमें भी 2 है, इसमें भी 4 है, 1 है, इसमें भी 2 है, इसमें 1 है, इसमें 4 है, इसमें 1 2 4 है। तो इसका मतलब आपको ये याद रखना, से ट्रिक के लिए बता रहा हूँ मैं, कोई ऐसा है नहीं कि आप देखो 214 में तो क्या आएगा? राज्य के उच्च न्यायालय आएंगे, 124 में सुप्रीम कोर्ट आएगा, फिर इसके बाद में 241 में क्या आएगा? केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय आएगा। देखो कितना मिलता जुलता है, आप इससे याद रख सकते हो। एक और आपको ट्रिक बताता हूँ साथियों, एक तो आता है राष्ट्रपति का अध्यादेश, किस में आता है? 1 2 3 यानी कि 123 में। अगर राज्यपाल का जो अध्यादेश आता है वो किसमें आता है? 213 में। तो इसमें भी संख्या वही है 1 2 3, इसमें भी देखिए 1 2 3, लेकिन क्रम बदल गया है। तो आप इस प्रकार याद रख सकते हो साथियों। अगला देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, संविधान की अनुसूची 6 में किस राज्य, यानी अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य पर लागू नहीं होती है? तो देखिए साथियों ये लागू नहीं होती है, तो साथियों इसके अंतर्गत संविधान की जो अनुसूची 6 है, अनुसूची 6 कुछ आपको पता है कि भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, उसमें 6ठी अनुसूची में कुछ विशेष राज्यों के लिए प्रावधान है, प्रशासनिक व्यवस्था दी गई है। तो इसके अंतर्गत है असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, मणिपुर का कहीं पे भी नाम नहीं। तो इसमें 4 राज्य आते हैं साथियों। चारों राज्य की मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, ATM। देखिए एम मेघालय, और जो ये तो हो गया ATM, ये जो एम है इसका अर्थ है मिजोरम। क्या है साथियों? इसका अर्थ है मिजोरम। मणिपुर नहीं है, मणिपुर को आप भूल जाइए, एम से मणिपुर को हटा दीजिए, बाकी असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम इसमें आते हैं। अगला देखिए, अगला है साथियों, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची यानी कि जो तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रावधान है, तो उसमें किस किस की निम्न में से क्या क्या उपबंधित है? देखिए कौन कौन इसके अंतर्गत आएगा। तो देखिए संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप बिल्कुल सही है। देखिए उच्च न्यायालय, इस उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप बिल्कुल है। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए शपथ का प्रारूप, देखिए ये भारत के राष्ट्रपति का पद का आएगा, शपथ आएगा 60 में। अनुच्छेद किस में आता है? अनुच्छेद 60 के अंतर्गत आती है, तो ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा। बाकी राज्यसभा के सदस्य द्वारा ली गई शपथ का प्रारूप इसमें आएगा। तो जिसमें भी 3 हैं, ये सही है, ये सही है, जिसमें भी 3 है उसको आप हटा दीजिए साथियों। अब देखिए किस किस में 3 है, देखिए इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, ये प्रकार। तो इस प्रकार से आप प्रश्नों को हल कीजिए, ताकि अगर आप ऑप्शन काट के करोगे तो आपके प्रश्न ज़्यादा सही होने के चांसेस बनेंगे, और आपके प्रश्नों के जो आंसर की जो एक्यूरेसी है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी साथियों। अगला देखिए 7वीं अनुसूची, तो 7वीं अनुसूची में क्या है? 8वीं देखिए भाषा, 9वीं क्या देखिए दल बदल, 9वीं है भूमि, किससे संबंधित है? भूमि से, और 10वीं किससे है? दल बदल से है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, आपको जो आ रहा है उसको मिला लीजिए। 8वीं अनुसूची में क्या है? 22 भाषाओं का वर्णन है। 9वीं अनुसूची में, और 9वीं अनुसूची में देखिए कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण किया गया 9वीं अनुसूची में। 10वीं में क्या किया गया बताइए साथियों? 10वीं में दल बदल, जो कि 52वां संविधान संशोधन 1985 के अंतर्गत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची 1951 में जोड़ी गई थी। 8वीं अनुसूची मूल संविधान में थी, 7वीं भी मूल संविधान में थी। अब क्या बच गया साथियों? 7वीं अनुसूची, जिसमें विधायी शक्तियों का वितरण है, यानी कि जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 प्रकार की सूचियाँ, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यानी शक्तियों का विभाजन है। तो इस प्रकार से हम मिला सकते हैं। तो क्या आ जाएगा साथियों?
इसमें आ जाएगा 3, फिर इसके बाद में आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा इसमें 4 और फिर आ जाएगा 2। 3 1 4 2। देखिए साथियों किस ऑप्शन में है, 3 1 4 2, यानी कि सी में है। किस में साथियों, सी में है। अगला देखिए साथियों, 26 नवंबर को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित शब्द सम्मिलित नहीं थे। देखिए नहीं थे तो देखिए जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में या प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है। और उस एक ही बार संशोधन में क्या जोड़ा गया साथियों, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। SPA, इनका क्रम भी याद रख लीजिए। सबसे पहले समाजवाद, फिर पंथ निरपेक्ष, फिर अखंडता। तो ये बाद में जोड़े गए हैं। कब जोड़े गए हैं, 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे, इसलिए ये इसका नहीं होगा। तो इसमें से देखो ये और ये, तो अब ये नहीं थे पूछा है तो 3 ही आ जाए, 1 2 3। जिसमें भी 4 है उसको काट दीजिए। ये गणराज्य पहले ही उसमें था तो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, ए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। देखिए सबसे पहले ये वाद आया था बेरूबारीवाद, और बेरूबारीवाद कब आया था, 1960 में। 1960 के अंतर्गत ये कहा गया था कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन जब केशवानंद भारती वाद आया था 24 अप्रैल 1973 को, कब आया था, 24 अप्रैल 1973 के दिन आया था। तो इस केशवानंद भारती में यह कहा गया है कि उद्देशिका संविधान का भाग है। और इसको ये जो केशवानंद भारती है मामला, इस दिन से ही भारतीय संविधान के अंतर्गत एक नया प्रारूप आया है, संवैधानिक मूल ढांचा। और इसमें ही कहा गया है कि संवैधानिक मूल ढांचा। और इस फैसले को सुनाने के लिए 13 जजों की बेंच बैठी थी, जो कि अब तक की सबसे बड़ी बेंच है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान किया गया है। देखिए साथियों, इसकी भी मैं आपको ट्रिक बता दूंगा कि इसके अंतर्गत कौन सा है। इसमें आप ट्रिक याद रख लीजिए, सार का अर्थ होता है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। ये प्रस्तावना में क्रम पूछा जाएगा साथियों, आने वाले एग्जाम में इसका क्रम पूछा जाएगा, तो इसको आप क्रम याद रख लीजिए। सार क्या है इसका क्रम, सार, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, डी आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखिए साथियों, अगला देखिए, संसदात्मक शासन में जो संसदीय व्यवस्था है उसके अंतर्गत क्या होता है साथियों। इसके अंतर्गत देखिए संसदीय व्यवस्था में क्या होता है कि जो संसद होती है उसके अंतर्गत लोकसभा 2 सदन होंगे। द्विसदनात्मक व्यवस्था होती है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। जो लोकसभा होती है वो, उसमें जो मंत्रिपरिषद होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और इसमें क्या होता है कि विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। देखिए विधायिका और कार्यपालिका में अंतर बता देता हूँ। संसद में बैठने वाले सभी सदस्य विधायिका के सदस्य हैं, लेकिन कार्यपालिका वही होगी जो मंत्रिपरिषद है। तो मंत्रिपरिषद पे किसका नियंत्रण होता है, विधायिका का। बहुत सी बार ऐसा होता है कि कार्यपालिका, जैसे मान लीजिए कोई मंत्री जी है और कोई विधेयक लेके आए हैं या कोई बिल पास कराना है, तो अगर संसद में उसको जो जितने भी सदस्य हैं अगर उसको पारित नहीं करते या उसको बहुमत से पारित नहीं होता है तो वो क्या हो जाता है, निरस्त हो जाता है। तो इस प्रकार से कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है किसका, विधायिका का। यानी कि कार्यपालिका में सम्मिलित है मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, ये शामिल है। लेकिन अगर बहुत सी बार उनके अलावा अगर किसी मुद्दे पर अगर मत पूरे प्राप्त नहीं होते हैं तो वो विधायिका का नियंत्रण कहलाता है। अगला देखिए, मुख्य बात यही है, जो संसदीय व्यवस्था है उसका प्रमुख गुण है, मेन गुण। अगर आपको बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हो लेकिन अगर ये भी दे रखा हो तो प्रमुख गुण की बात करें, प्रमुख विशेषता की बात करें तो आपको यही लिखना है कि विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, यही संसदीय व्यवस्था का मुख्य गुण है। अगला देखिए, भारत में दलविहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था, ये आ जाएगा जयप्रकाश नारायण ने। किसने किया था, जयप्रकाश नारायण ने। महात्मा गांधी ने भी दलविहीन प्रजातंत्र की सिफारिश की थी, लेकिन मुख्य रूप से
जयप्रकाश नारायण का ही माना जाता है। अगला देखिए, संपूर्ण राष्ट्रगान वादन का काल है। तो देखिए जो राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान जन गण मन है ना, तो उसका वादन कितने सेकंड में होना चाहिए? तो 52 सेकंड में। किस में होना चाहिए? 52 सेकंड में। अगला देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? तो देखिए अनुच्छेद 3 के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है साथियों, नए राज्यों का गठन यानी कि बनाना, नए राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन। मान लीजिए कि एक जिला दूसरे को दे दिया है, दूसरा जिला तीसरे को दे दिया है। राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, सीमाओं में भी परिवर्तन कर सकता है, नाम में परिवर्तन कर सकता है, जैसे कि इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रखा है। लेकिन नए राज्यों का प्रवेश आता है अनुच्छेद 2 के अंतर्गत, यानी डी। इसमें से डी संभव नहीं है, क्योंकि इसके अंतर्गत अगर कोई नया राज्य भारत में प्रवेश करेगा तो वो अनुच्छेद 2 के तहत प्रवेश करेगा। किसके तहत? अनुच्छेद 2 के तहत। अगला देखिए साथियों, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को एनसीआर यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला था? तो ये आ जाएगा साथियों 69वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा? 69वां संविधान संशोधन 1991 में ये इसको दिल्ली को एनसीआर का दर्जा दिया गया था। अगला देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है साथियों प्रधानमंत्री। ये पदेन अध्यक्ष होता है, ये फिक्स है। कोई भी प्रधानमंत्री होगा तो वो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होगा। अगला देखिए साथियों, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य क्या है, यानी मुख्य संबंध क्या है? पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करना। अभी योजना आयोग था, जिसको भंग करके क्या लाया गया? नीति आयोग। और नीति आयोग लाया गया। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या आ जाएगा? नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये आएगा इसका। अगला देखिए साथियों, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? तो भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद गठित की गई थी साथियों 6 अगस्त 1952 के दिन। कब की गई थी? 6 अगस्त 1952 के दिन। राष्ट्रीय विकास परिषद का बता ही दिया। इसका कार्य क्या है? पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करना। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? देखिए राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर रहे हैं तो अनुच्छेद 352। अब तक भारत में कितनी बार लागू हुआ है? तो अब तक भारत में 3 बार लागू हुआ है साथियों। चीन युद्ध हुआ था 1962 में, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ 1971 में, और एक लगा था 1975 में, जो कि इंदिरा गांधी जी ने लगाया था। इस प्रकार भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। अगला देखिए साथियों प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया और तथा एकत्रित किया जाता है, लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच में वितरण किया जाता है? देखिए ये जो है साथियों, इसमें आ जाएगा अनुच्छेद 270। कौन सा है? अनुच्छेद 270 है, जो कि ये बात करता है। अगला देखिए साथियों, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राज्य परिषद के संबंध का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद 262 है साथियों। एक सेकंड, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। हाँ, अनुच्छेद 262। अनुच्छेद 262 में नदी जल विवाद आता है। क्या आता है साथियों? नदी जल विवाद। और अनुच्छेद 263 के अंतर्गत क्या आएगा? अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कौन करता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करेगा राष्ट्रपति। कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करेगा। फिर अगला देखिए, इसके अंतर्गत और भी है 266 में, 266 अनुच्छेद 266 के अंतर्गत क्या आएगा? आकस्मिक निधि आएगी। और 266 में सिंचित निधि आएगी, 266 में सिंचित निधि आएगी। और अनुच्छेद 267 में क्या आएगी? आकस्मिक निधि का वर्णन है। अगला देखिए, भारत में चलित न्यायालय का मानस पुत्र है। देखिए भारत में जो चलित न्यायालय है वो शुरू कराने का जो काम किया था वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया था। ये देखिए, जो न्यायमूर्ति PN भगवती है, इसने जनहित याचिका
शुरू की थी, इसलिए PN भगवती को जनहित याचिका का जनक कहा जाता है। और प्रतिभा पाटिल आपको ही पता है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हुए। अगला देखिए, जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में है? देखिए, जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के अनुच्छेद 233 के अंतर्गत आता है। किस में आता है? 233 में। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है साथियों। अगला देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में किस एक का क्षेत्राधिकार है? तो किसका है? देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप है, इसका जो है ना हाई कोर्ट लगता है कोलकाता। कौन सा लगता है? कोलकाता के क्षेत्राधिकार में आता है अंडमान निकोबार। अगला देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु है। तो साथियों, इसमें उच्च न्यायालय पूछा है, हाई कोर्ट, तो इसमें 62 वर्ष हो जाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट पूछे तो 65 वर्ष हो जाएगी। अगला देखिए साथियों, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? तो महिला मुख्यमंत्री हुई थी, पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम बताइए साथियों। इसका नाम है सुचिता कृपलानी। क्या नाम है? सुचिता कृपलानी। और किसकी थी ये? उत्तर प्रदेश की। कब बनी थी? 1963 में। और कौन सी थी? 4थे नंबर की थी। इस प्रकार आप याद रख सकते हो साथियों। तो आज की ये क्लास यहीं समाप्त होती है और ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज हम लेकर आते रहेंगे साथियों। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।